हेलो। सो आज हम लोग का चैप्टर है सर्कल। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी टेंथ की प्लेलिस्ट में 9 चैप्टर्स कर चुके हैं। ये हमारा 10th चैप्टर है सर्कल, जिसमें बेसिकली हमें ज्यादातर चीजें टेंजेंट के रिलेशन में ही पढ़नी है। इसमें दो ही मेन थ्योरम है, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है आपका। तो हम उसी को समझेंगे कि सर्कल में टैंजेंट होता है क्या, और इन जनरल भी टैंजेंट क्या होता है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सो लेट्स बिगिन ना। टैंजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टर्म है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एज वेल। है ना कि आपको किसी भी चीज के बारे में समझना है ना, कि अगर कोई शेप है और उस शेप में अगर कर्व है ना, उस शेप में, है ना, इफ देयर इज एनी शेप और इस शेप में अगर हमारे पास कर्व है, तो उस कर्व के नेचर को समझने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है ना, दैट इज टैंजेंट। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनी कर्व वी नीड टैंजेंट। हमें टैंजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब बात आती है कि टैंजेंट होता क्या है। ठीक। टैंजेंट मैं सर्कल में समझाता हूँ। ठीक है। मेरे पास सपोज ये एक सर्कल है ना, इसका यहाँ पे सेंटर हो गया। तो टैंजेंट एक ऐसी लाइन है। टैंजेंट क्या है? एक लाइन हो सकती है, अ लाइन, एक रे हो सकती है, या फिर एक लाइन सेगमेंट हो सकती है। तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। मैं तीनों चीजें लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो। एक लाइन हो सकता है, एक रे हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। बस उसकी खास बात क्या होती है? उसकी खास बात ये होती है ना कि वो उस सर्कल को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेवर इंटरसेक्ट। वो कभी भी काटेगा नहीं। एंड विल ओनली टच एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। है ना? एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो एक ऐसी लाइन, क्या, एक ऐसी लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन या रे या लाइन सेगमेंट जो किसी कर्व को, जैसे हमारा यहाँ वो कर्व सर्कल है, तो जब उस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे और कभी काटे नहीं, है ना, एक्सटेंड करने पे भी नहीं, है ना, नेवर इंटरसेक्ट इवन ऑन एक्सटेंडिंग। मैंने इसीलिए लाइन लिखा क्योंकि लाइन क्या होती है? नेवर एंडिंग है। उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है ना, तो वो एक्सटेंड तो करता ही चला जाएगा दोनों साइड। तो इसीलिए लाइन लिखा गया, और रे भी है और लाइन सेगमेंट भी है, और वो लाइन सेगमेंट को भी एक्सटेंड करे तो भी वो जिस कर्व का टेंजेंट है उस कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। है ना, कि मेरे पास जैसे मैं इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा, ये इसको टच करके पास कर रहा है। सिर्फ अगर आप ये बोल दो कि एक ऐसी लाइन जो एक कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करे, है ना, तो वो ये भी है ना, ये जो मैं इसका नाम दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए। मैं इसका नाम देता हूँ ए बी। है ना, कि ए बी एक लाइन सेगमेंट होगी, एक मेरी लाइन सेगमेंट सी डी होगी, और ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे पी नाम देता हूँ। तो हमारे पास दो चीजें, कितनी चीजें हैं? दो चीजें, दो लाइन लाइन सेगमेंट्स है। कौन कौन सी? ए बी और सी डी। ए बी भी इस सर्कल को एक जगह पे टच कर रहा है, सी डी भी इस सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि सी डी को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, वो उसको कट नहीं करेगा। वो जिस एक जगह पे, यानी कि पी पे उसको टच कर रहा है, वहीं पे वो टच करता रहे, कभी भी चेंज नहीं होने का। लेकिन ए बी की बात क्या है? ए बी इस सर्कल को ए पे टच कर रहा है, लेकिन एक्सटेंड करने पे वो कट कर देगा। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट या रे जो सर्कल को एक जगह पे टच कर रही है, वो टेंजेंट कहलाएगी, ये गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। हमारा ये क्लैरिटी क्या होना चाहिए कि अगर एक्सटेंड एक्सटेंड भी किया जाए तो भी वो उस कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक टेंजेंट के बारे में, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। टेंजेंट को अलग अलग कर्व में अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ये ऐसा कर्व है ना, तो इसका नेचर इस जगह पे, इसका जो सेंटर है वो इस इधर की तरफ होगा, इधर जो सेंटर है वो इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ सपोज कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊं, तो वो जैसा बनेगा वो इसको कट कर देगा। लेकिन वो क्या है ना, वो इसको कट करने के बाद भी इसका टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि वो इस कर्वेचर के लिए वो इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, वो दूसरे कर्वेचर के लिए आ रहा है। तो उसको डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या, हमें ओवरव्यू जानना है, हमें इसको बस समझना है कि होता क्या है। तो इसलिए मैं उतना डिटेलिंग में भी नहीं बता, है ना। बाकी एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, रिकॉल करा दूं, तो क्या होता है टेंजेंट? तो टेंजेंट इज अ रे और अ लाइन सेगमेंट विच
touches the curve or a circle at exactly one point and will never ever intersect even on extending. extend करने पे भी वो कभी भी कट नहीं करेगा. तो आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, इसका हम सेंटर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा बीच में. ठीक है. ओके. तो ये हमारा पहला थ्योरम क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल. टेंजेंट क्या होता है, कर्व को या सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाला एक लाइन या रे या लाइन से. ठीक है. इस सर्कल के कितने पॉइंट्स है, इस सर्कल पे लाई करने कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर. तो हर एक पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट होगा हमारे पास, एग्जिस्ट करेगा. तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो, सारे के सारे यूनिक होगी, सारे के सारे डिफरेंट होगी. और इस सर्कल के अंदर रेडियस भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ. तो हम किसी एक टेंजेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि सपोज हम ये हमारे पास ये पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो सपोज ये कुछ टेंजेंट हमारा ऐसा बन. ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है उसके नाम करण में मैं ए बी लिख देता हूँ. जो सेंटर हमेशा की तरह मैं वो लिख दे रहा हूँ, और मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो दिस ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल which is given with the radius O, sorry with the center O at point P. मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस दिए गए सर्कल का जिसका कि सेंटर O है, उस सर्कल का एक टेंजेंट हमने P पॉइंट पे बनाया है जो कि AB है. आई होप दैट इज क्लियर. तो हमारा ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बताता है, ये थ्योरम ये बताता है कि एक टेंजेंट जिस पॉइंट पे एक सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट पे एक ही रेडियस बनेगा, है ना. क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर और सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है वो होती है लाइन सेगमेंट होती है. ठीक है. तो एक सर्कल के एक पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, और उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं. जैसे उस हमारे पास इस केस में क्या है, वो चीज पी है. तो हमने पी पॉइंट को कंसिडर किया और पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया वो ए बी है, पी पॉइंट पे ही रेडियस बनाया वो पीओ है. तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये कैसा रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर होने का रिलेशन. ठीक है. इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रूव नहीं कर रहा हूं, है ना. ये हमें बस पता होना चाहिए, है ना. तुम्हें लग सकता है कि ओ से तो कोई और भी इससे बन जाएगा, है ना. यहाँ पे एक ये लाइन भी आ जाएगी, मैं इसको क्यू नाम दे देता हूँ, ओ क्यू. तो ओ क्यू हमारे लिए इस टेंजेंट को टच कर रहा है, लेकिन वो रेडियस नहीं है ओ क्यू. क्यों, क्योंकि रेडियस वो यहीं तक है. कहाँ तक, मैं इसको किसी और कलर से शो कर दे रहा हूँ, यहाँ तक. ठीक है ना, इस जगह तक वो रेडियस है. वो इधर एक्सटेंड हो गया, जैसे कि एम पॉइंट को टच कर रहा है तो ओ एम रेडियस हो गया, लेकिन ओ क्यू में एम रेडियस के अलावा क्यू एम डिस्टेंस और आ रहा है. तो ओ क्यू टच कर रहा है ए बी को, है ना. लेकिन ए बी को टच करने वाला जो रेडियस है वो केवल एक ही होगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है उस पॉइंट पे आने वाला रेडियस हो. तो एक टेंजेंट अपने रेडियस के साथ क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर. तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थ्योरी. द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट में लिख दे रहा हूं. ठीक है ना, थोड़ा क्लियर हो जाए. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑन टू अ सर्कल, है ना. ये हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया. ठीक है. इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं, चलो पॉइंट का नाम मैं पी दे देता हूँ. ठीक है? हमने बाहर एक पॉइंट बनाया पी. इस पी पॉइंट से हम एक सर्कल पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, है ना. मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कितने हो जाएंगे, टू हो जाएगा. एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो सर्कल, सॉरी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे बनाया जा सकता है. ठीक है. जैसे हमारे पास सर्कल का सेंटर ये पी ओ हो गया, और यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हो गए ए जो सर्कल पे लाई कर रहा है,
और ये बी, ये भी सर्कल पे लाई। ठीक है, तो हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स आ रहे हैं पी पॉइंट से? दो। ये हमेशा होगा कि आपने एक सर्कल बनाया और सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट से उस दिए गए सर्कल पे मैक्सिमम जो हमारे को टेंजेंट मिल सकते हैं दैट इज टू। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो। द नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सेम मेरे पास मान लेते हैं उसी पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी वापस से। इसका नाम मैं ए हो गया, इसका नाम मैं बी दे दे रहा हूँ, और जो सेंटर है हमारा दैट इज ओ। ठीक है, अब टॉपिक क्या है हमारा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कल पे आने वाले जो दो टेंजेंट बनेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, उनके रिलेशन के बारे में हम समझेंगे। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है। किसी भी चीज की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टू कैलकुलेट लेंथ यू नीड टू एंड्स। क्या चाहिए? दो एंड्स चाहिए। अगर किसी चीज का एंड नहीं होगा तो आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे लाइन, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप रे को भी मेजर नहीं कर सकते। एक साइड तो फिक्स है, दूसरा तो एक्सटेंडेड चला जा रहा है। तो हम मेजर करने के लिए क्या चाहिए कि हमें कहां से कहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, ये पता होना चाहिए। तो वी नीड टू एंड्स। ठीक है, अब बात आती है कि जब टेंजेंट एक ड्रॉ किया तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है ना। क्या है? टेंजेंट हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट। अब लाइन तो मेजर नहीं हो सकती। मेजर करना होगा तो हमें इसका एक सेगमेंट चाहिए, हमें इसका एक हिस्सा चाहिए, है ना। हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए उस लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का, उस टेंजेंट का, जिसके दो एंड्स हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और कहां तक? तो टू अ सर्कल। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बाहर वाले पॉइंट से जहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं, वहां से सर्कल तक जो लेंथ है वो। बाकी तो वो आगे ए के बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर रही है, ये चीज इधर आगे चली जाएगी। ठीक है, इधर ये पी से पीछे भी चली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल अ टेंजेंट। लेकिन हमें जब इसके लेंथ की बात करनी है तो हमें सिर्फ उस लेंथ की बात करनी है जो एक पर्टिकुलर उस लाइन पे लाई करने वाले बाहर वाले पॉइंट से ली गई, जहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहां से हम कंसिडर कर रहे हैं, जहां से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज इन दिस केस इज पी। तो हम पी पॉइंट से देखेंगे, तो एक एंड हमारा पी हो गया और दूसरा एंड हो गया हमारा वो सर्कल पे लाई करने वाला जो पॉइंट है, जहां तक टेंजेंट बन रहा है या जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बना है वो। तो वो लेंथ हो गया हमारा पी ए। अगर पी से बात करें, पी एक्सटर्नल पॉइंट है तो। और पी बी, दो टेंजेंट बने, तो दोनों टच पॉइंट्स क्या होंगे वो पता कर लो, और कहां से बन रहे हैं वो पता कर लो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से टेंजेंट आ रहे हैं। तो एक हो गया हमारा पी ए और एक हो गया हमारा पी बी। तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। कोई प्रॉब्लम? अब इसी पॉइंट से सपोज मान लेते हैं कि हम ऊपर वाला जो हमारा पी ए है ना, उस पे हम कहीं और एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले ले रहा हूँ इस जगह पे, इसका नाम दे देता हूं मैं क्यू। अब इस क्यू से मैं अगर एक टेंजेंट बनाऊंगा इधर, सॉरी, इस क्यू से एक टेंजेंट तो क्यू ए हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। दूसरा जो टेंजेंट बनेगा ये कुछ इधर टच करेगा इसको। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि सी है। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्यू पॉइंट से जब देखोगे, क्यू से जब स्टडी करोगे, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे वो होंगे क्यू ए और क्यू सी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मेक श्योर यू हैव टू एंड्स। आपको दो एंड पता होने चाहिए कि कौन कौन से कहां से लेके कहां तक की बात हो रही है। तो एक पॉइंट हमारा जो सर्कल पे लाई कर रहा है, जिस जगह पे टच कर रहा है वो, और दूसरा क्या हो गया जो एक्सटर्नल पॉइंट है, जिस जगह से हमें वो टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे, वो। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है वो इसी से रिलेटेड है। और वो क्या है? वो ये है कि अगर अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं जो बनते हैं, तो उनके लेंथ आपस में इक्वल हो। जैसे पी पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट बनाया था, है ना, पी पॉइंट से जो मैंने टेंजेंट बनाया था, यानी कि दिस वन पी ए और दूसरा वाला दिस वन दैट इज पी बी, तो ये दोनों इक्वल हो, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक ही सर्कल पे बनने वाले किसी बाहर के एक ही पॉइंट से आने वाले दो जो टेंजेंट होंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। दिस इज द थ्योरम नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। पी से बात करें तो पी ए इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू से बात करें तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी, है ना। इसी इस तरीके से जितने भी बनेंगे ना, जितने भी टेंजेंट बनेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो आई होप दिस इज क्लियर। दोनों थ्योरम्स हो गए हमारे। पहला थ्योरम क्या था? पहला थ्योरम ये था कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पे होगा? जिस जगह पे टच कर रहा है उस जगह, इस जगह पे होगा। उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह का नाम होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। कि जिस जगह पे टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे, उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बना है उस पॉइंट पे आने वाला रेडियस उसी पर्टिकुलर टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा पहला थ्योरम है। और दूसरा क्या है कि जो एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा जहां से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल पे, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और वो लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? उस एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक। पहले टेंजेंट का पहला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दूसरे टेंजेंट का दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो दिस इज योर टू थ्योरम्स ऑफ द सर्कल दिस चैप्टर। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कलर पैरेलल। मतलब कि एक सर्कल में ये ड्रॉ अगर कर देता हूं और यहाँ पे सेंटर में बना देता हूँ, तो इसके डायमीटर है ना, यानी कि ये जो डायमीटर बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारा डायमीटर है, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ, तो ये हमारा डायमीटर हो गया जिसके एंड पॉइंट्स हो गए ए और बी। ठीक है, तो इस ए और बी पे बनने वाले जो टेंजेंट्स होंगे ना, ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों जो लाइंस हैं यानी कि जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल है, कैसे प्रूव होगा? प्रूफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपल, आप सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या है? गिवन में आपके पास है कि ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है हमारा? डायमीटर। यानी कि ए बी को हम अगर जरूरत पड़े तो 2r लिख सकते हैं इफ द रेडियस इज आर, सिंपली। और हमारे को क्या पता है? मेरे को पता है कि मैं इस अगर लाइंस का नाम दे दूं L1 और L2, तो L1 एंड L2 आर द टेंजेंट्स। L1 एंड L2 आर द टेंजेंट्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। जनरली हम गिवन में इतने सेंटेंसेस बड़े बड़े नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ सिर्फ वो चीजें लिखते हैं जिसका हम मैथमेटिकली यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे ज्यादा चीजें कुछ है नहीं, तो जो भी हमें मिल पा रहा है उसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें? आप द नेक्स्ट क्रोनोलॉजी आफ्टर गिवन इज कि आप जो को प्रूफ करना है वो लिख लो। आपको सिंपली प्रूफ करना है कि L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। सिंबल्स में बेसिक हम बात करते हैं। इसके बाद प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ कैसे होगा ये चीज? आप सिंपली देखो कि अगर ओबी को देखें, है ना, तो OB इज परपेंडिकुलर टू L2। क्यों? थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और OB क्या है? रेडियस है। OB क्या है? रेडियस है। और L2 क्या है? एंड L2 इज टेंजेंट एट बी। टेंजेंट एट बी। बी पे टेंजेंट है और बी पे ही हमारा रेडियस है OB। तो R और L2 दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये वाली एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री। ये वाली एंगल भी सिमिलरली क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। कौन सी वाली? ए पॉइंट, है ना। क्यों? क्योंकि ओ ए फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा एल L1 के। ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू L1। सेम कंसेप्ट थ्योरम 1 का जो भी है हमारे पास, क्या कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो अगर दोनों चीजें हमारी 90 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है हमारा ओ बी ए, है ना, एंगल ओ बी ए, सॉरी, ओ बी, एक सेकेंड, द एंगल ओ बी
मैं इसको अगर यहाँ पे इधर कोई नाम दे दूं एक्स और वाई, ठीक है ना, या पी और क्यू नाम दे देते हैं, पी और क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इज सिंपली 180। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये दोनों एंगल्स जो हमारे को दिख रहे हैं इधर, कौन कौन से, ओ बी पी और ओ ए क्यू, ये कैसे एंगल्स होंगे? ओ एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं, जिस लाइन के बीच में एंगल बन रहे हैं, वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिंपली L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये एक तरीका हुआ प्रोसीड करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, तो वहां पे जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद जो गिवन था वो लिखा, जो प्रूफ करना था वो लिखा, फिर प्रूफ पे जब आए तो देखा हमने कि ओ बी और L2 ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों? बाय द थ्योरम वन, जो ये स्टेट करता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारा L2 के केस में बी था, L1 के केस में ए था। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो ये टेंजेंट है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आप ये पाओगे कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है रहा है, वो हमारा सम 180 आ रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्री आ रहा है। आप इधर वाले एंगल के साथ भी अगर देखोगे, रिलेट करोगे, तो उससे वो क्या पता चलेगा कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस से भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो चीज है हमारी कैसी है, ये पैरेलल है। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, पैरेलल के केस में। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है, पैरेलल के केस में। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज प्रूव कर पाओगे कि जो दोनों लाइन से जो दोनों टेंजेंट्स बनाए गए हैं वो कैसे पैरेलल है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब सबसे पहले तो ना इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के इस हिस्से को समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसने अपने अंदर एक सर्कल को सब रखा हुआ है, कंटेन किया हुआ है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल होगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा होगा। तो जैसा कि हमारे सामने ये डायग्राम है, मैं इसके चारों कॉर्नर्स का नाम दे देता हूँ, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, ये चार हमारे वर्टिसेस हो गए इस क्वाड्रिलेटरल के, और जो सर्कल का सेंटर है मैं उसका नाम ए दे देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो इनके अपोजिट साइड्स हैं, जैसे दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गया, पहला पेयर क्या हो गया अपोजिट साइड का, पहला पेयर हो गया आपका ए बी और डी सी, या फिर दूसरा पेयर कौन सा हो गया, ए डी और बी सी। ए डी एंड बी सी, तो ये दो पेयर्स हो गए। हम किसी भी एक पेयर को कंसिडर करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से हम पहले वाले पेयर के बारे में प्रूव कर देंगे ये चीज, उस तरीके से दूसरे वाले पेयर के बारे में ये चीज प्रूव की जा सकती है। वापस से सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या है, कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब जो डायग्राम हमने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो सर्कल है, वो सर्कल जिस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है उसके एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को मैं कंसिडर करता हूँ कि ए बी और डी सी। तो ए बी और डी सी जो है, उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहे होंगे, उनका सम आपस में कितना होगा, 180। मतलब कि या तो हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, दिस इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। या फिर अगर हम ए डी और बी सी को लेके चले, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से किसी भी एक को प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी एक को लेके चल रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी और डी सी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, किसको लेके चल रहा हूँ, ए बी और डी सी को।
तो हम किसको लेके चल रहे हैं, ए बी और डी सी। ठीक है, ए बी और डी सी। ओके, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने ये कंस्ट्रक्शन पहले से ज्वाइन कर रखा है। मैंने क्या किया, सेंटर से सर्कल का वो सारा पॉइंट्स जो कोरिलेटर के साथ टच हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्यों किया, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इनिशिएट करने के लिए कोई प्रॉपर तरीका नहीं है ना। मेरे को कुछ भी चीज ऐसी मिल नहीं रही जिसको मैं कंसिडर करके आगे इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकूं, जितना दे रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, मैंने जितने भी सर्कल के थ्योरम्स पढ़े हैं या जो भी चीजें मैं जानता हूँ, उनको अप्लाई करने के लिए कुछ रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, है ना। तो वो रिलेशन मैं कहाँ स्टैब्लिश कर रहा हूँ, टच पॉइंट्स के पास और वर्टिसेस के पास। टच पॉइंट के पास रिलेशन स्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टच पॉइंट के पास वो जो साइड है, फॉर एग्जांपल कि जो हमारा ए बी हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है। बी सी हो गया, वो हमारा इस पॉइंट पे टच कर रहा है। सी डी हो गया, वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना। ए डी हो गया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। मैं इनके भी नाम दे देता हूँ, सपोज पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर एंड एस, है ना। तो ये सारे के सारे जो टच पॉइंट्स हैं, बेसिकली क्या है, ये उस साइड साइड को क्या दिखा रही है, वो साइड जो है उस टच पॉइंट पे एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। तो मेरे को यहाँ से शायद कुछ हेल्प मिल जाए, मैं इस उम्मीद में मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि इस तरीके से ये चीज सॉल्व हो जाएगी, बट मेरे को एक चीज जो नजर आ रही है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा है। अब ये ड्रॉ करने के बाद मेरे को टोटल ये जो सेंटर है, ये टोटल 8 एंगल्स में दिख रहा है। तो मैं इनके नाम दे देता हूँ, सपोज एंगल 1 से लेकर के एंगल 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये 8 एंगल्स हमारे सामने सेंटर पे रहे। ठीक है, चलो, अब मैं एक ट्राइंगल सपोज मैं कंसिडर करता हूँ, कौन सा, एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी, और दूसरा मैं ट्राइंगल ले ले रहा हूँ सपोज ए ओ एस। ठीक है, ए ओ एस, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ए ओ मेरे को दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, और साथ के साथ मैं देख रहा हूँ कि ए से टेंजेंट पी तक गया है और एस तक गया है। तो मैं जानता हूँ एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल को बनाए जाते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो शायद यहाँ से मेरे को कुछ और हेल्प मिल जाए, इसलिए मैं ये दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जहां जहां भी रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं, है ना, कि जिस भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ये एंगल्स फॉर्म करेंगे, वो एंगल सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे। तो एंगल पी, एंगल एस, एंगल क्यू और एंगल आर, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, बाय थ्योरम 1 हम ये चीज जानते हैं। ओके, तो अगर मैं ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस में देखूं, तो मेरे को पहली चीज क्या दिख रही है, कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। क्लियर, क्यों, कॉमन साइड है। ओके, दूसरी चीज क्या दिख रही है, ए एस, सॉरी, एपी में, एस नहीं है, ट्रायंगल एओपी में एपी है, तो एपी इज इक्वल टू ए एस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज, ओपी को मैं ओएस के इक्वल लिख सकता हूँ, ओपी को मैं ओएस के इक्वल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें रेडियस। सिंपली इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि जो ट्रायंगल हमारा एओपी है, वो ट्रायंगल एओएस के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये चीजें कॉन्ग्रुएंट होगी, तो उससे मेरे को क्या पता चलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। किससे पता चलेगा ये चीज, बाय सीपीसीटी, जो हमने कॉमनली यूज किया है क्लास 9 में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सीपीसीटी से मेरे को क्या पता चल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कोई दिक्कत, मैं वही चीज अगर मैं ट्रायंगल उसके बगल वाले ट्रायंगल में देखूं, यानी कि बीओपी में और बीओक्यू में, तो आपको क्या दिखेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक,
सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। कोई दिक्कत? तो ये सारे भी हमारे सामने निकल के आ जाएंगे सिमिलरली सेम तरीके से, है ना। मैं सबको इंडिविजुअली करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस जाएगा, है ना। आप देखोगे बीओपी और बीओक्यू को, तो उसमें बीओ बीओ कॉमन हो जाएगा, वापस से ओपी और ओक्यू इक्वल हो जाएंगे रेडियस होने की वजह से, और बीपी बीक्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बी पॉइंट से वो एक्सटर्नल टेंजेंट हो जाएंगे। सिमिलरली सेम तरीके से आपकी चीज हर ट्रायंगल में मिल जाएगी, हर पेयर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अब सेंटर पे जो एंगल है वो क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। सेंटर पे जो एंगल है वो कितना होगा? 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जो भी एंगल होता है कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम ये जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो मैं एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो मैं एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 5 और 6 आपस में इक्वल है, तो मैं दोनों को एंगल 6 लिख ले रहा हूँ। और एंगल 7 और एंगल 8 दोनों इक्वल है, तो एंगल 7 ही मैं दो एंगल 8 की जगह पे भी लिख ले रहा हूँ। तो इनका सम कितना हो जाएगा? ये पूरा सम भी हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपली आपका क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 का डबल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं उस 2 को उधर डिवाइड में भेज दूं तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल 2 प्लस 3 को देखोगे तो ये क्या है? ये है हमारा ए बी के द्वारा बनाया जाने वाला सेंटर पे एंगल। ठीक है, तो दिस इज एंगल ए ओ बी। और उसी तरीके से अगर एंगल 6 प्लस एंगल 7 को देखेंगे तो ये कौन सा एंगल है? डीसी के द्वारा, यानी कि ए बी के जो अपोजिट साइड है उसके द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल, तो दैट इज एंगल डी ओ सी। तो इससे हम क्या प्रूफ कर पा रहे हैं? इससे हम सिंपली ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल बनता है सेंटर पे एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के द्वारा जिसने सर्कल को सरकमस्क्राइब किया हुआ है, तो उनका सम 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे कि जब मैं ये चीज कर रहा था, एक सेकंड हाईलाइट करता हूँ, कि जब मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल 2 प्लस 2 लिखा तो एंगल 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने वो कन्वीनियंस, वो जो चीज का चुनाव किया है कि मेरे को एंगल 2 लेना है कि एंगल 3 लेना है या एंगल 6 लेना है, एंगल 7 लेना है, मैंने 1 4 5 और 8 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? मेरे को सॉल्व करना है और अपने कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना है? एक ऐसा एंगल का फॉर्मेशन बनाना है कि जिससे ये चीज प्रूव हो सके कि वो एंगल जो है वो अपोजिट साइड्स के द्वारा बन रही है। तो अगर एंगल में 1 को कंसिडर करता तो फिर मैं 8 लेता, क्योंकि 1 + 8 एंगल एडी के द्वारा बनाया गया सेंटर का एंगल होता, और उस केस में मैं 3 और 6 नहीं लेता, मैं फिर 4 और 5 लेता। ठीक है, तो यही चीज है ना। यहाँ पे आप गलती कर सकते थे कि एंगल 2 के जगह एंगल 2 + 2 ना लिख के एंगल 1 + 1 लिख देते, है ना, और फिर एंगल 3 + 3 लिखते, तो आपका प्रूव नहीं होता, लेकिन आप उसी जगह में घूमते रहते। ठीक है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई और एडजस्ट करते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसका ध्यान रखिए। तो आई होप आई एम क्लियर, है ना, और आपको चीजें समझ में आई हो। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द मास्टरमाइंड क्वेस्ट। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसकी सॉल्यूशंस आप हमें भेजिए, एंड डेफिनेटली हम किसी को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें सरप्राइजेस भेजेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसमें मिलते हैं और उस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके, सी या, बाय बाय।